Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of accountancy, we will discuss the cash flow from investing activities. पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, ये भी हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम जो है इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो जो इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस में वो होती है या तो फिक्स्ड एसेट्स में होती है या इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में हम बात कर रहे हैं। करंट एसेट और की हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंक्रीज या डिक्रीज होता है करंट एसेट्स में, वो हम वहां पर उसका एडजस्टमेंट कर चुके हैं। तो हमने यहाँ पर सिर्फ इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म की जो हमारी जो हमारा इन्वेस्टमेंट्स है या लॉन्ग टर्म हमारी जो फिक्स्ड एसेट्स में यूज किया है हमने पैसा, उसी की हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इंक्लूड सेल एंड परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स नॉट हेल्ड फॉर रीसेल। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमने वो जो पैसा लगाया है, यूज किया है, जो हमने सेल और परचेज के में यूज किया है फिक्स्ड एसेट्स के लिए या इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए, जो हमने रीसेल के पर्पज से नहीं खरीदे, यानी कि इसको हम ट्रेडिंग पर्पज से नहीं खरीद रहे हैं, सिर्फ हम अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, उसे इस्तेमाल करने के लिए खरीद रहे हैं। तो उसको हमें यहाँ पर हम उन इन्वेस्टिंग जो आइटम्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो इसका जो फॉर्मेट होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट कैसा होता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा आइटम्स बेसिकली नहीं होते हैं क्योंकि हम फिक्स्ड एसेट जो है रेगुलर बेसिस पे हर साल खरीदते नहीं है, ना ही बेचते हैं, कभी कभार उनको खरीदा और बेचा जाता है। तो उसमें जो है कैश का हम सिर्फ, अब हम क्योंकि नाम ही इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो कैश के पर्पस से या कैश के नजरिए से हम इसको बना रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हमने ये देखना है कि इससे हमारे बिजनेस में कोई भी जो ये ट्रांजैक्शन है, इससे कैश का इनफ्लो हुआ बिजनेस में या आउटफ्लो हुआ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में खासकर। तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो प्रोसीड्स मतलब प्राप्ति, तो पैसा हमें प्राप्त होगा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो अगर हमारी कोई फिक्स्ड एसेट हम बेचते हैं, चाहे आप प्रॉफिट में बेचें चाहे आप लॉस में बेचें, तो जो भी अमाउंट आपका 5,000 10,000 जितने में भी आपने वो चीज बेची है, तो वो कैश का इनफ्लो है। उससे सेल करने से फिक्स्ड एसेट को कैश पैसा या बिजनेस में आता है, उसे हम प्लस करेंगे। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर हम कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, मान लीजिए आपने मशीनरी खरीदी या आपने बिल्डिंग खरीदी या आपने लैंड खरीदा बिजनेस के लिए, तो वो हमारा, उससे हमारा कैश का आउटफ्लो होता है, बिजनेस से पैसा बाहर जाता है, तो उसे हम यहाँ माइनस करेंगे। इसी तरीके से प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, लंबे समय के लिए हमने इनको खरीदा है, तो जब हम इनको सेल करते हैं कुछ टाइम के बाद, कुछ समय के बाद, तो उससे जो हमें पैसा मिलता है, कैश का इनफ्लो होता है। तो सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से जो पैसा हमें मिलता है, दैट इज इनफ्लो ऑफ कैश एंड इट विल बी एडेड इन द जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और पेमेंट फॉर परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो कई बार हम जो है बिजनेस जो है उसके पास कई बार एक्स्ट्रा पैसा होता है, तो वो सोचता है कि इसको जो है हम कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, कुछ सिक्योरिटीज या डिवेंचर्स या किसी चीज में यूज करते हैं, इसको इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उससे जो खरीदने के लिए कैश का आउटफ्लो होता है, क्योंकि हम इसके लिए पेमेंट करनी पड़ती है, तो इट विल बी ट्रीटेड एज कैश आउटफ्लो एंड उसको हम यहाँ पर माइनस करते हैं। तो जो सेल है उसको प्लस करेंगे और परचेज से हम, जो क्योंकि वो माइनस होता है, कैश का आउटफ्लो होता है, उसे हम माइनस करेंगे। उसके अलावा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स, क्योंकि जो हमने इन्वेस्टमेंट की है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो हमारे उसके ऊपर हमें जो इंटरेस्ट मिलता है, मान लीजिए आपने डिबेंचर्स खरीदे हैं या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है, तो आपको उस पे जो ब्याज मिलता है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट की है उस पर होने वाली इनकम भी उससे रिलेटेड है, तो उसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करेंगे। तो आपको याद होगा कि जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इसी तरह से डिविडेंड रिसीव्ड जो है वो शेयर्स पर, जो अगर हमने शेयर्स खरीदे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट की है, तो यहाँ पर हमें उस पे जो डिविडेंड रिसीव होगा वो भी हम यहाँ पर प्लस कर रहे हैं। तो आपको याद होगा कि ये चीजें जब हमने ऑपरेटिंग किया था, तो हमने नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स के रूप में इनको वहां से ऑपरेटिंग से माइनस किया था, तो वहां से इसको माइनस करना है ऑपरेटिंग में से, और जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है यहाँ पर हम इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड को। तो ये चीज ध्यान रखिए कि हमने इनको ऑपरेटिंग में माइनस किया बिकॉज इट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और ये किसका पार्ट है? ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड या डिविडेंड रिसीव्ड जो है यहाँ पर
आ जाएगा आपका। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हमारा फाइनल फिगर यहाँ पर आ जाएगा। ओके तो अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि किस तरह से हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को कैलकुलेट करते हैं। सो एग्जाम्पल इज कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो यहाँ पर हमने पूरा कोई बैलेंस शीट या कोई जो है प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं लिया है, हमने सिर्फ सिंपल इन्फॉर्मेशन ली है ताकि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन पे रहे। तो प्लांट और मशीनरी मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर का है 8,50,000 और इस साल जो है 10 लाख हमारा प्लांट और मशीनरी है। इसी तरीके से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है हमारे 40,000 रुपीज़ पिछले साल था और इस साल हमारी 1 लाख हो गई है। इसी तरह से लैंड जो है हमारा 2 लाख का था पिछले साल और अब 1 लाख का रह गया है। और उसके अलावा जो है हमारे पास नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है हमारे पास डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी वॉज ₹50,000। तो साल के दौरान जो है हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है प्लांट और मशीनरी के ऊपर, वो 50,000 का है। प्लांट एंड मशीनरी विद ए बुक वैल्यू 60,000 वॉज सोल्ड फॉर 40,000। तो प्लांट और मशीनरी जो हमारे पास थी 60,000 रुपीज़ की, वो हमने 40,000 में बेच भी दी है साल के दौरान, और 50,000 का हमारा डेप्रिसिएशन भी लगा है प्लांट और मशीनरी पर। उसके अलावा लैंड के बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि लैंड वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 60,000 रुपीज़। तो हमने लैंड भी बेचा है साल के दौरान, कुछ 60,000 का हमें उस पर प्रॉफिट भी हुआ है। तो यहाँ पर जो है एक चीज़ जो हम इससे पहले हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें, एक चीज़ जो है मैं आपको बताना चाहूँगी जो आपको बहुत ध्यान में रखनी है। कोई भी फिक्स्ड एसेट्स है या इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनकी अगर आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है और नीचे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम डायरेक्ट उसको माइनस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो है पिछले साल और इस साल की तुलना में कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है, जैसे कि यहाँ पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो है पिछले साल 40,000 थी, इस साल वो 1 लाख हो गई है। तो यानी कि हमने साल के दौरान जो है कुछ करंट इन्वेस्टमेंट्स खरीदे होंगे, तो इसी वजह से वो बढ़ करके हमारे 1 लाख हो गए। तो 60,000 के इन्वेस्टमेंट जो है हमने इस साल भी किए हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि पिछले साल ये 40,000 थे, तो ये कैसे बढ़ के 1 लाख हो गई, इसका मतलब हमने इसको परचेज किया है इन्वेस्टमेंट्स को साल के दौरान, इस वजह से ये 60,000 खरीदे हैं, इस वजह से 1 लाख बढ़ा है ये। प्लांट और मशीनरी जो है 8,50,000 था, अब बढ़ के वो 10 लाख हो गया है। अगर हम नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर देते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि 8,50,000 से जो है बढ़ कर के अब 10 लाख हमारा जो है प्लांट और मशीनरी हुआ। इसका मतलब साल के दौरान हमने कुछ मशीनरी परचेज की है, 1.5 लाख की मशीनरी आपने खरीदी है, इस वजह से आपका 10 लाख जो है मशीन अब इस साल हो गई है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो ये ज़रूरी हो जाता है हमारे पास कि कुछ जो है हमें इसके लेजर बनाने पड़ेंगे और उन लेजर्स से कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन यानी कोई छुपी हुई जानकारी या मिसिंग इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त होगी। अगर आप डायरेक्ट इसको प्लस और माइनस कर देंगे डिफरेंस देख करके कि हाँ जी ये 8,50,000 दिया हुआ है पिछले साल प्लांट और मशीनरी और इस साल 10 लाख है, इसका मतलब 1.5 लाख खरीदा, तो अगर हम इनको इग्नोर कर देंगे तो हमारा आंसर गलत हो सकता है, या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो हमें पता नहीं चल पाएंगी। इसलिए मैं आपको जो है एडवाइस करूँगी कि आप जब भी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हो, चाहे वो भले ही एक इन्फॉर्मेशन दी है, तो आपको मैं एडवाइस करूँगी कि आप जो है लेजर ज़रूर बनाएं फिक्स्ड एसेट्स के या इन्वेस्टमेंट्स के, ताकि आपको जो है कुछ मिसिंग फिगर्स का पता चलेगा और उसको फिर आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में यूज़ भी करना होता है। तो यहाँ पर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके हिसाब से जो है अब हम पहले लेजर्स बनाएंगे और देखेंगे कि कौन सी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है और जिसका हमें यूज़ अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट में करना है। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं यहाँ पर लैंड काउंट। तो लैंड काउंट जो है इट इज़ एन एसेट काउंट, तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आता है। टू बैलेंस BD 2 लाख हमारे पास ये साल के शुरू में था यानी पिछले साल का, और ये करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस BD 2 लाख यहाँ पे आ गया, बाय बैलेंस CD जो है क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर जो है 1 लाख आ गया, यानी कि हमारे पास साल के शुरू में 2 लाख का लैंड था और साल के एंड में 1 लाख का रह गया है, यानी कि। और इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये भी दी हुई है कि हमने 60,000 के फायदे में प्रॉफिट पे जो है लैंड को सेल किया। अब कितना लैंड जो है बुक वैल्यू क्या थी उसकी ये हमें नहीं पता है, हमें सिर्फ पता है कि प्रॉफिट पे हमने जो बेचा वो इतना था। तो हमने यहाँ पर जो गेन होता है
वो हम इसको डेबिट साइड शो करते हैं। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 60,000 का हमारे को यहाँ हुआ। तो जो डेबिट साइड का टोटल है वो बन गया आपका 2 लाख प्लस 60,000, 2,60,000। तो जो साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो हम गेन ऑन सेल ऑफ लैंड है ये हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, जब आपके पास अगर आप पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तब हम जब ये स्टेटमेंट्स बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है हमें अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल करनी होती है। जैसे कि गेन ऑन सेल ऑफ लैंड ऐसे दिया हुआ है, प्रॉफिट जो दिया हुआ है लैंड की बिक्री पर 60,000 का, इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो है माइनस करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स के रूप में इसको हम माइनस करते हैं फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यानी कि इस इन्फॉर्मेशन का भी हमें प्रयोग करना है, ये भी हमारे काम की है। साथ ही बाय बैंक अकाउंट जो है ये बैलेंसिंग फिगर हमने निकाली। यहाँ पर 1 ही लाख दिया हुआ है, यहाँ पर 1,60,000 हुआ है डेबिट साइड का टोटल। तो हम 2,60,000 माइनस 1 लाख, ये कितना हो गया 1,60,000। यानी कि जो क्रेडिट साइड में हमारा टोटल आया इसको हम क्या मानेंगे, सेल। तो बाय बैंक अकाउंट तो हमने कितने का सेल किया है, लैंड 1,60,000 का सेल किया है और ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। तो 1,60,000 सेल होने से कैश का इनफ्लो हुआ है। तो ये हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इस अमाउंट को इस्तेमाल करना है। प्लस आइटम के रूप में कैश का इनफ्लो हुआ है 60,000 का, हमारा लैंड बिका है। तो देखिए लेजर बनाने से हमें एक मिसिंग फिगर पता चली कि कितने का हमने लैंड जो है कितने रुपए में बेचा है। ओके, तो अब हम दूसरा लेजर बनाते हैं, प्लांट और मशीनरी अकाउंट। प्लांट और मशीनरी का जो ओपनिंग बैलेंस है, यानी पिछले साल का जो बैलेंस था, पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस इस साल का ओपनिंग बैलेंस होता है। तो टू बैलेंस बीडी, ये भी एसेट अकाउंट है। तो इसका डेबिट साइड में बैलेंस आएगा 8,50,000। साल के शुरू में हमारे पास प्लांट और मशीनरी था। और बाय बैलेंस सीडी ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट और मशीनरी करंट ईयर में, और ये 10 लाख था। यानी कि 8,50,000 का हमारे पास शुरू में था और 10 लाख का हमारे पास साल के एंड में है। और साल के दौरान जो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन थी इन्फॉर्मेशन, उसमें हमें दिया हुआ था कि डेप्रीसिएशन जो है चार्ज किया गया है प्लांट और मशीनरी पे 50,000 का। ये जो डेप्रीसिएशन है आपको याद होगा, इसको हमने कहाँ यूज़ करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको हम ऐड करते हैं क्योंकि नॉन कैश आइटम है। तो यानी कि ये भी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काम की है। इसके बाद जो है हमने इसमें दिया हुआ था सेकंड पॉइंट जो था हमारा कि जो प्लांट और मशीनरी है जिसकी बुक वैल्यू 60,000 की है वो हमने 40,000 में बेच दिया। तो बाय बैंक अकाउंट जो है सेल ऑफ प्लांट और मशीनरी, ये आपका 40,000 सेल हो गया। कैश का इनफ्लो हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे काम की है, इसको हम इन्वेस्टिंग में यूज़ करेंगे। 40,000 का इनफ्लो ऑफ कैश ड्यू टू सेल ऑफ मशीनरी। उसके बाद बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, जो नुकसान हुआ क्योंकि बुक वैल्यू थी 60,000 की और आप उसे 40,000 में सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब 20,000 का हमें लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हुआ है 20,000। तो 40 और 20 कितना हो गया टोटल, 60 बुक वैल्यू हो गई। तो एडिड इन ऑपरेटिंग, तो ये वाली एक जो इन्फॉर्मेशन है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये हम कहाँ यूज़ करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम इसको ऐड बैक करेंगे क्योंकि इससे कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ। तो ये सारी देखिए एक ही लेजर में से हमारे पास कितनी इन्फॉर्मेशन है और उसको हम अलग अलग जगहों पर यूज़ कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन को हम ऑपरेटिंग में यूज़ कर रहे हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी को भी हम ऑपरेटिंग में यूज़ करेंगे। और अब जो है हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेते हैं। तो 50,000, 40,000, 20,000 प्लस 10 लाख, ये हो गए 11,10,000। तो इस साइड का क्रेडिट का टोटल यहाँ पर 11,10,000 है, जबकि डेबिट साइड का टोटल जो बैलेंस है दैट इज 8,50,000 रुपीज़। तो जो डिफरेंस है दैट इज 2,60,000। तो अगर डेबिट साइड डिफरेंस आता है मतलब हम परचेज कर रहे हैं, अगर क्रेडिट साइड डिफरेंस आता है मतलब हम सेल कर रहे हैं, या हम उसको डेप्रिसिएशन की फिगर भी मान सकते हैं। तो अब जो है टू बैंक अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर हम यहाँ पे ली है परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज मीन्स आउटफ्लो ऑफ कैश, तो इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो माना जाएगा। 2,60,000 ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई। तो देखिए इससे हमने मिसिंग फिगर निकाले हैं। अगर हम डायरेक्ट जो है 8,50,000 और 10 लाख को माइनस कर देते तो कहते 1,50,000 का जो है हमने परचेज किया है तो गलत हो जाता। हमने एक्चुअल में परचेज किया है 2,60,000 का। तो इसीलिए लेजर बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन हो, ऊपर भी इंफॉर्मेशन है। तो हमारे लिए ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस की कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है। हमें इनका यूज़ सिर्फ तब करना है जब आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उससे रिलेटेड कुछ भी ना हो। जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट में हम बात कर रहे थे, कैश फ्लो फ्रॉम जो करंट इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो हम सीधा माइनस कर दिया हमने क्योंकि उसमें जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब हम जो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की हेल्प से बनाएंगे,
हमने सारी कैलकुलेशंस कर लिए हैं, सारा डाटा जो है हमारे पास आ चुका है। अब हम इसको जो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यूज़ करेंगे। तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट और मशीनरी या कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट और मशीनरी हमारे पास है 40,000, यहाँ पर ये शो हो रहा है 40,000 का हमने बेचा था। उसके बाद प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ लैंड, तो हमने लैंड जो बेचा था, जो बैलेंसिंग फिगर आई थी हमारी, वो है 1,60,000 का। तो टोटल जो कैश रिसीव किया हमने जो सेल से, वो है 2 लाख रुपीज़ का। अब जो है परचेज ऑफ प्लांट और मशीनरी, हमने जो है प्लांट और मशीनरी परचेज भी की है 2,60,000 की, हमारी बैलेंसिंग फिगर आई थी। तो 2,60,000 जो ब्रैकेट के अंदर आइटम्स हैं, ये क्या है, माइनस आइटम्स हैं, इनको डिडक्ट करना है हमने। 2,60,000 हमारा यूज़ हुआ, प्लांट और मशीनरी खरीदी हमने। इसी तरह से परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो है, पहले वो 40 थी, फिर वो 1 लाख हो गई, तो ये 60,000 इसका मतलब हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी है साल के दौरान, परचेज की हैं। तो ये ब्रैकेट में ये आउटफ्लो ऑफ कैश हो गया। तो जो आउटफ्लो है वो ब्रैकेट में हमने शो किया है, इनफ्लो है जो हमने नॉर्मल शो किया है। तो 2,60,000 और 60,000 दोनों मिला के कितना हो गया, 3,20,000। तो ये ब्रैकेट में लिया है आउटफ्लो ऑफ कैश। तो 2 लाख का इनफ्लो ऑफ कैश हुआ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और 3,20,000 का आउटफ्लो हुआ है। इट मीन्स जो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो है जनरेटेड होता है जब हम हमारे पास प्लस में होता है कैश, और माइनस में होता है तो हम यूज्ड लिखते हैं। तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 1,20,000, यानी कि कैश का इनफ्लो यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कम है और आउटफ्लो ज़्यादा है। तो इस वजह से 1,20,000 रुपीज़ हमारे ज़्यादा खर्च हुए हैं, कैश यूज़ हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ड्यू टू परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो इस तरीके से हम जो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को बनाएंगे। तो देखिए हम धीरे धीरे जो है पार्ट्स में सीख रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को। अगर हम पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट को एक साथ बनाते तो फिर और ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता, आपको नहीं पता चलता कि ये ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक साथ मिक्स हो जाते। तो अभी हम पहले इसको पार्ट्स में सीख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था ऑपरेटिंग कैसे निकालते हैं, इसमें हम सीखा हमने आज कि इन्वेस्टिंग कैसे निकालते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैसे निकालते हैं, और उसके बाद हम सीखेंगे पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट तीनों को एक साथ यूज़ करके कैसे बनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको आज का टॉपिक जो अच्छे से समझ में आया होगा, और इसकी और ज़्यादा जो है आप डीपली प्रैक्टिस करेंगे तो ये और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।